ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं ओमकार मौर्य अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कक्षा 9वीं का भूगोल का सेकेंड चैप्टर भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने अब तक 2 लेक्चर 2 पार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया है, करके रखा है। अभी आपका तीसरा पार्ट है, तीसरा आपका जो है लेक्चर है, आपका चैप्टर 2 है। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले जो पिछले क्लास में जो चीज़ों को हमने पढ़ा था इसको एक संक्षिप्त में रिवीजन कर दे। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने जो है पर्वतों की उत्पत्ति को समझा, पर्वतों के कुछ प्रकारों को देखा, पर्वतों से संबंधित कुछ कंसेप्ट और कुछ फैक्ट को भी हमने देखा और कुछ डाटा यानी कुछ जानकारियों के बारे में भी हमने एक संक्षिप्त हमने चर्चाएं की। अब इसी के क्रम में चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है, जो दूसरा जो टॉपिक है वह है उत्तर भारत का मैदान या उत्तरी भारत का मैदान। मैं इसको लिख दूं, उत्तरी भारत का मैदान। जब मैं उत्तरी भारत का मैदान कर रहा हूं तो इस उत्तरी भारत का मैदान में जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वो रेगिस्तानी क्षेत्र भी इसमें शामिल है। भले ही वो मरुस्थल है, भले ही वहाँ पर रेत है, भले ही वहाँ की जमीन बंजर है, कम उपजाऊ है, लेकिन फिर भी वो भी एक तरह से मैदान है। तो इसमें हम थार के रेगिस्तान की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्रम में उत्तरी भारत के मैदान में जो इसका जो भूगोल है, जो भूगोल का जो कॉन्सेप्ट है, जो डाटा है, उसके बारे में देखते हैं। जो हमारा उत्तर भारत का जो मैदान है ये आपका जो है ये 2,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, वर्ग किलोमीटर में फैला। यानी जो हमारा ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा उत्तरी भारत का मैदान है यह 2,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना इसका जो है वर्ग किलोमीटर तक इसका जो है आपको विस्तार जो है देखने को मिलेगा। और ये जो है 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर, यानी 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक चौड़ा आपको देखने को मिलेगा। यानी उत्तरी भारत, जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो मैदान है ये आपको 2,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अब 2,40,000 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जबकि 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक ये जो है आपको सामान्यतः चौड़ा आपको देखने को मिलता है। अब जो उत्तरी भारत का जो मैदान है इसको 3 उपवर्गों में, 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। ये 3 भागों में इसको बांट सकते हैं और ये जो 3 भागों में रंग के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर और कई आधारों पर इसको हम बांटते हैं। जिसमें हमारा जो पहला मैदान है ये मैदान पंजाब का मैदान है, जिसको हम पंजाब के मैदान के नाम से, पंजाब के मैदानी क्षेत्र के नाम से हम इसको जानते हैं। अब सवाल आता है कि ये जो मैदान है इसको पंजाब के क्षेत्र के नाम से, मैदान के नाम से क्यों जानते हैं। इसको जानने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को मैदान क्या होता है, यानी उत्तर भारत का जो मैदान है जिसको हम भूमि कह सकते हैं, इसको क्या समतल भूमि जिसको कहे। देखिए समतल भूमि है क्या, आप जरा एग्जाम्पल तौर पे इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसा मैंने कि आप लोगों को बताया था कि जो भारत है जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं। जो हमारा इंडियन प्लेट है ये हमारा यूरोप और एशिया का जो प्लेट है उसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। जब यह यूरेशियन प्लेट से जब यह टकराता है तो इसके टकराव की वजह से कुछ समय बाद जब अवसादों का जब फोल्ड होता है, जब इस तरीके से जब अवसादों का जब फोल्ड होता है
तो फोल्ड होने की वजह जब पर्वतों की उत्पत्ति होती है, इस तरीके से उत्पत्ति होती है, तो अवसाद एक जगह से जमने चालू हो जाते हैं। इस तरह से अवसाद क्या ऐसे टकराते हैं तो धीरे धीरे इनमें आप घिसाव होता है, और घिसाव की वजह से जब अवसादे जमने लगते हैं तो बीच में एक खाई बनती है, एक क्या गहरी खाई इनके बीच में क्या। इस तरह मान लिया अगर ये पर्वतों का ये निर्माण हो गया इस तरीके से पर्वत श्रृंखलाओं में निर्माण हो गया इस तरीके से, तो ये जो आपका है ये क्या, आप मान लीजिए ये जो है आपका, आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो है आपका क्या, ये एक गहरी घाटी बन जाती है, जो दो पर्वतों के बीच में गहरी घाटी बन जाती है, जहाँ पर बीच में आपको बड़े बड़े गड्ढे, कुछ उठा हुआ कुछ धंसा हुआ, आपको ऐसे गड्ढे देखने को समानता मिलते हैं। आपको देखने को समानता क्या आपको मिल जाते हैं, आपको समानता क्या देखने को क्या, आपको समानता क्या देखने को इतने क्षेत्र में आपको मिलेगा, इतने क्षेत्र में आपको समानता देखने को मिलेगा। हुआ क्या, जब इन नदियों से जब इन पर्वतों से जब नदियों की उत्पत्ति हुई, जैसे गंगा, यमुना, चेनाब, रावी, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ऐसे जब सभी नदियों का जब उत्पत्ति हुआ इन पर्वतों से, तो जब ये अपने साथ जब बहती थी तो ये क्या करती थी, पर्वतों के साथ घर्षण होता था। यानी जैसे कि अगर आपने बारिश के समय देखा होगा, जब बारिश होता है तो पानी का बहाव होता है, और जब पानी बहती है तो अपने साथ मृदा यानी मिट्टी को बहा कर ले जाती है। और आपने कहीं देखा होगा बारिश के समय में, बरसात के समय में, कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो मिट्टियाँ कीचड़ से सब बहती हैं, पानी क्या अपने सब सबको बहा कर ले जाती है। और जहाँ पर कोई जगह खाल है या कहीं पर गड्ढे हैं छोटे बड़े, तो वहाँ पानी जो कि रुकता है, और एक समय बाद जब पानी जब सूख जाता है तो आप देखोगे जब बारिश होने से पहले अगर उस गड्ढे की लंबाई इतनी गहराई अगर 10 मीटर होगी, और जब पानी जा जा जब उसमें जमा होता है, और जब पानी जो उसमें सूख जाता है तो उसकी जो गहराई है आपको 9 या 8 मीटर ही देखने को मिलेगा, या 9.5 मीटर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जब बारिश होता है तो बारिश का जो पानी होता है वो अपने साथ धूल, मिट्टी, कंकड़, कीचड़ सबको क्या बहा कर ले जाता है, अपर्दन करके ले, इसको हम अपर्दन करते, इसको हम मृदा का अपर्दन करते, तो बहवा कर अपर्दन करके ले जाता है, और उस गड्ढों में वो भरता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या वो गड्ढा भरना चालू हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही जब पर्वतों की उत्पत्ति हुई, तो जो हमारा पर्वतों की जब उत्पत्ति हुई तो जो हमारा यह पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब आधा पंजाब भारत के पास है, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है। ये आज़ादी से, जैसे आपको ने भारत का अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता आधा पंजाब पाकिस्तान को दिया गया था, आधा पंजाब भारत को दिया गया था। तो पंजाब वाला जो पूरा क्षेत्र है, जिसमें हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले, लाहौर, ये सब क्षेत्र की बात कर लें, अब भारत के जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों की बात कर लें, तो पहले सब पंजाब के ही एक क्षेत्र होते थे। तो आपका पाकिस्तान का अधिकांश क्षेत्र और उत्तर भारत के जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, पहले सब पंजाब के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते थे। तो ये वाला जो क्षेत्र है, फिर आपका जो यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये जो क्षेत्र था ये बहुत पहले क्या था, जब पर्वतों का जब निर्माण हुआ तो यहाँ की जमीन इस तरह से आपको क्या बराबर नहीं थी। यहाँ की जमीन बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, बहुत बड़े बड़े खाइयाँ थी, कुछ छोटी खाएँ, कुछ बड़ी खाएँ, कुछ छोटे संरचना उठे हुए जमीन थे, यानी जमीन एकदम बराबर नहीं थी, बड़ी बड़ी खाइयाँ थी। तो हुआ क्या है कि जब इन पर्वतों की श्रृंखलाओं से, जब इन पर्वतों से बहुत सारी नदियों का निर्माण हुआ, जैसे गंगा, सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, यमुना, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी जब नदियों का क्या जब उद्भव हुआ, तो ये नदियाँ क्या जब बहती थी अपने साथ ये क्या करती थी, पर्वतों को काटती थी, पर्वतों का घर्षण करती थी, यानी उसी रास्ते जब निकलती तो इतना तेज गति से निकलती थी कि इनके जो धाराएं थी, नदियों की जो धाराएं थी, वो पर्वतों से टकराती थी, और टकरा छोटे छोटे इस तरह छोटे ऐसे छोटे, उम्मीद कर पाऊँ कि आपको दिख पा रहा होगा, छोटे छोटे जो कण था, इस तरह छोटे ऐसे कण के रूप में क्या वो कटते गए, और धीरे धीरे जो पहाड़ थे वो क्या वो कटते गए। जैसे एग्जाम्पल मैं मानचित्र में दिखा, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, मान लीजिए कोई नदी बह रहा है, अब जब नदी बह रहा है तो जब सामने पर्वत है
तो इससे नदी क्या ऐसे मुड़ जाती थी, मुड़ने को क्या ऐसा मुड़ जाती थी। लेकिन जब मुड़ती थी यहाँ पर तो बहुत तेजी से, जो कि ऊंचाई पर से नदियाँ निकल रही हैं, जब ऊंचाई पर से जब नदियाँ निकलती थी तो बड़ी तेजी से टकराती थी, और टकराने की वजह से धीरे 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 इसको छोटे छोटे भाग में इसको काटती थी। और इसी का परिणाम है कि अगर आप कभी भी नदी में चल जाओ, नदी में चल जाओ मतलब किसी सूखे नदी को देखो, तो उसके नीचे आपको बालू देखने को मिलेगा, रेत देखने को मिलेगा। तो कभी सोचा कि ये बालू ये रेत आखिर लाया कहाँ से? तो जो छोटे छोटे जो बालू आपको दिखने को मिलता है, वो बालू असल में जो है वो उन पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसको नदी क्या जब पर्वतों से जब निकल रही थी तो उनको क्या धक्का देते हुए या उसे घर्षण करते हुए, उससे टकराते हुए उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए, और वो क्या अपने साथ बहाते हुए लेकर आ गई नदी में। तो जब नदियां जब पर्वतों से निकलती हैं, उसके सामने कोई भी चट्टान पर्वत आता है तो उससे वो रगड़ा, उससे क्या टकराती है, और टकराते उससे क्या घर्षण होगा, इस तरह से कुछ घर्षण ऐसे ऐसा होगा, ऐसा घर्षण होगा, ऐसा घर्षण होगा। उसके बाद क्या उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, अपने साथ बहा के ले आती है। तो बहुत साल पहले जब ये पर्वतों की जब उत्पत्ति हुई और जब नदियां की उत्पत्ति होने लगी, जैसे मैं नदी का नाम आपको बता दिया, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, चेनाब है, रावी है, सतलज इत्यादि सब नदियां जो क्या जिनका उत्पत्ति होने लगे, मुख्य रूप से 3 नदी, सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ये बहुत बड़ी नदी है। जब ये नदियां आने लगी तो अपने साथ बहुत सारे क्या बहुत सारे क्या निक्षेप को लाती थी, बहुत सारे टकराती थी, बहुत सारे घर्षण करती थी, अपने साथ बहुत सारे निक्षेप को लाती थी। और इन्हीं सभी निक्षेप में क्या इन सभी बड़े बड़े जो गड्ढे थे उसमें भरने लगी भरने लगी भरने लगी भरने लगी भरने लगी, और हजारों लाखों साल बाद, हजारों साल तक से भरते रहे भरते रहे भरते रहे। और एक समय बाद क्या यहाँ पर समतल जमीन, यानी जो आपको समतल जमीन कुछ इस तरीके आपको समतल जमीन आपको देखने को मिलता है। तो आप पंजाब में हो, हरियाणा में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, तो आपके यहाँ की जमीन, और जो पश्चिम बंगाल हो, असम के क्षेत्र, आपको जो जमीन समतल दिखती है, एकदम समतल दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि यहाँ पर नदियों के निक्षेप ने यहाँ की जमीन को समतल किया, हजारों लाखों साल समय लग गया इनको जमीन को समतल करने में। जबकि वहीं पर अगर हम साउथ इंडिया में चल जाएं, जैसे महाराष्ट्र है, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा भी आ जाता है, गुजरात का कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा आ जाता है, फिर आपका कर्नाटका हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में देखो वहाँ की जमीन ऐसी नहीं है। अगर आप साउथ इंडिया में जाओ, जैसे कि महाराष्ट्र में चल जाए, कर्नाटका में चल जाए, गोवा में चल, गोवा नहीं आप गोवा छोड़े, आप जो है महाराष्ट्र में चल जाए, कर्नाटका में चल जाए, तमिलनाडु में चल जाए, केरला में चल जाए, तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ की जमीनें आपको समतल यानी बराबर आपको नहीं देखने को मिलेगी। वहाँ की जमीन कुछ इस तरीके से बराबर नहीं मिलेगी। वहाँ की जमीन कहीं पर उठी हुई है तो कहीं पर धसी हुई है, तो कहीं पर उठी हुई है तो कहीं धसी हुई है, उठी है धसी, उठी है धसी, इस तरीके की है। अब ये ऐसा क्यों है? जब हम वहाँ के भौगोलिक संरचना को पढ़ेंगे तो समझेंगे। बस अभी यहाँ पे ये जानिए कि उत्तर भारत के जो है आपका राजस्थान है, जो आपका पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, यह जो असम का क्षेत्र है, यहाँ की जमीनें समतल क्यों है, एकदम बराबर क्यों है? क्यों है? इसका एक ही वजह से, क्योंकि यहाँ पर नदियां हैं। नदियां तो वहां पर भी हैं, साउथ इंडिया में वहां पर भी तो नदी है, वहां पर कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, अन्य बहुत सारी नदियां हैं। नर्मदा नदी भी आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दी जाए, तो वहां पर क्यों नहीं है? वो कारण को जानेंगे, वहां पर ऐसा क्यों नहीं है, वहां पर जमीनें ऊपर नीचे क्यों, कहीं धसी हुई, कहीं उठी हुई क्यों नहीं? क्योंकि अगर उत्तर भारत में जो नदी है, अगर नदियों की वजह से उत्तर भारत की जो जमीन है इस तरह से समतल है, तो सवाल है दक्षिण भारत में भी तो नदियां हैं, वहां पर नदियां की कमी थोड़ा ना है, नदियां वहां पर भी है, तो वहां पर जमीन समतल होने से तो उठी धसी क्यों है? जबकि यहाँ पर उत्तर भारत में आप देख लो सभी राज्यों में जमीन एकदम समतल है, तो वहाँ ऐसा क्यों है उठी धसी, उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक वही है, लेकिन पहले आप यहाँ पे ये जानिए, यहाँ की अगर जो जमीन जो समतल है, बराबर है, उसका एक ही कारण नदियां। नदियों से बहुत सारे पर्वतों से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, चट्टानों अपने रास्ते में आए जो भी आए उसके साथ उन्होंने घर्षण किए, उसे टकराई, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, और अपने साथ जो भी मतलब जो भी निक्षेप है उन सभी निक्षेपों को ला के भरा, जिसकी वजह से क्या इन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का निर्माण हुआ। और एक बात और जान लीजिए, ये पर्वत से जितने भी नदियां निकलती, जैसे सिंधु हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, गंगा हुआ, इन नदियों में जो जल है ना वो बहुत ज्यादा है, यानी जो
हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकली हैं, चाहे आपका सिंधु नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे आपका गंगा नदी हो, ये सभी नदियाँ जो है नई नदियाँ हैं। अब डेट अगर आप देखोगे तो डेट के अनुसार तो लगे हजारों साल पुरानी ये तो नदियाँ हैं, लेकिन फिर भी भौगोलिक संरचना के अनुसार भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में इन सभी नदियों को हम नया मानते हैं कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये नदियाँ क्या है, ये नदियाँ नई नदियाँ हैं, क्योंकि ये नदियाँ जब पर्वतों का निर्माण हुआ तो उसके बाद इन नदियों का क्या निर्माण हुआ। लेकिन अगर वही हम साउथ इंडिया में चल जाएं, वहाँ की कृष्णा, गोदावरी, ये जो नदी है, ये नदी बहुत पुरानी नदी है। ये जो नदी है बहुत पुरानी नदी है, वो लाखों हजारों साल करोड़ साल पुरानी नदियां हैं, बहुत पुरानी नदियां हैं। और ये जो कि नदियां अभी नई हैं, नई को भूगोल में तो इनको नया माना जाता है कि ये नया है, हाल फिलहाल ये बनी है। हाल फिलहाल मतलब हजारों साल तो हो गए इनको बने हुए, लेकिन फिर भी भूगोल में ये मानता है कि ये जो नदियां इनको बनी नई नदियां हैं। इस वजह से अभी इस नदियों में जो जल है बहुत ज़्यादा जल है, यानी पानी की कमी नहीं, नदियों में बहुत ज़्यादा जल है। और इनका जो बहाव है यानी बहने की जो गति है, ये बहुत तेज गति है। और बहने की गति की वजह से ये आज भी अपने रास्ते में कोई भी चट्टान, कोई पर्वत, कुछ भी आता तो उसको काटते हुए, उसको घर्षण करते हुए चलती हैं। जबकि जो साउथ इंडिया की जो नदियां हैं, वो नदियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं, वो प्रायद्वीप पठार के बनने के बाद ही उनका निर्माण हुआ है, तो इसलिए वो नदियां बहुत पुरानी हैं, उसमें आपको उतना जल देखने को नहीं मिलेगा। और वो नदियाँ क्या बूढ़ी हो गई हैं, उनको बूढ़ी नदियाँ कहते हैं। वो नदियाँ थक चुकी हैं और उन नदियों में इतना ताकत नहीं है कि वो किसी का घर्षण कर सके। उनके सामने में अगर अगर उनके सामने में कोई संरचना आ जाए, कोई पर्वतनुमा या कोई पठानुमा संरचना आ जाए, तो उसे अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि उनके पास इतना ताकत नहीं है, इतना बहाव नहीं है कि उसको का घर्षण कर सकें। लेकिन इन नदियों में इतना ताकत है भी है कि इनके सामने अगर कोई बहुत बड़ा पर्वत भी आ जाए तो रास्ता तो बदलेंगे, लेकिन रास्ता बदलने के साथ साथ क्या है, रास्ता बदलने के साथ साथ मैं ऐसा लिख दूँ कि अगर इनके सामने मान लीजिए नदी अगर ये बह रही है, अगर ये नदी है मान लीजिए बह रही है, अगर इधर कोई चट्टान रख दिया जाए तो ये अपना रास्ता इधर से तो ऐसा कर लेंगी, लेकिन साथ साथ क्या है, ये इसका थोड़ा 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 जब जब बहेंगी तब इसको घर्षण करेंगे और एक समय बाद, कुछ साल बाद क्या इस चट्टान को पूरी तरह से समाप्त करके रख देंगी। आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर कोई चट्टान था या कोई पर्वतनुमा या कोई ठोस वस्तु थी। आज भी ये नदियाँ घर्षण करती हैं, इनके रास्ते में जो भी है उसको घर्षण करती हैं और एक समय बाद समाप्त कर देती हैं। जबकि साउथ इंडिया की नदी ऐसा कर ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके पास ना तो उनकी नदियों में इतना जल है, ना तो इतना बहाव है, ना तो उनमें इतना गति है। जबकि इन नदियों में सब कुछ है, जल भी है, ताकत भी है, बहाव भी है और घर्षण करती हैं। और आज भी सिंधु हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, गंगा हुआ, ये नदी उत्तर भारत में क्या मैदानी इलाकों का निर्माण करती हैं। तो इसका आप जो है ध्यान रखिए। तो उत्तर भारत में ये मैदानों का जो निर्माण है, ये किनके वजह से हुआ, ये किनके वजह से हुआ, ये नदियों की वजह से। अगर ये नदियां नहीं होती तो शायद उत्तर भारत में जो समतल भूमि है, इन भूमि का निर्माण नहीं होता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैदान यानी समतल भूमि क्या होती है आप लोग समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अब इसमें से कुछ, अगर ये जो दो टॉपिक है, ये वर्ग किलोमीटर और चौड़ाई, चौड़ा, ये मैं चौड़ा लिखा हूं, इसको चौड़ाई कर लीजिए। चौड़ाई है, मैं है कर दो, चौड़ाई है। आप चाहें तो इसको जो है अगर नोट करना चाहें, इस चीज को अगर आप नोट करना चाहें तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप कॉपी, पेन, कलम कुछ भी अगर लिए हुए हैं तो आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं ये जो चीजें हैं पेपर की दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नॉलेज के लिए अगर आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, अगर आप भूगोल पढ़ते हैं, तो मैदानों के बारे में, पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, नदियों के बारे में, मरुस्थलों के बारे में, द्वीपों के बारे में, तटवर्ती मैदानों के बारे में, इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ, भले विश्व का आपको नहीं मालूम है कि दूसरी दुनिया की, मतलब दूसरी दुनिया मतलब ये तो राजनीति में पहुंच गया, मतलब पृथ्वी के बाकी अन्य क्षेत्रों के बारे में, अफ्रीका के बारे में, अमेरिका के बारे में, एशिया के अन्य क्षेत्रों के बारे में भले आपको कुछ ना मालूम है, लेकिन फिर भी अगर भूगोल पढ़ते हैं तो आपको जो है भारत के इतने भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। भले आगे चल के आप जो है कॉमर्स ले लें या साइंस ले लें, लेकिन इतना आपको मालूम होना चाहिए कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, मैदानों यानी समतल भूमि का निर्माण कैसे हुआ, पर्वतों, पठारों
इन सब का निर्माण कैसे हुआ, नदियों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई, नदियों का क्या रोल है, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब इसमें मैं एक, अभी तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये उत्तरी भारत का मैदान यानी समतल भूमि के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें एक टॉपिक को अपने ओर से मैं ऐड कर दे रहा हूँ। वो जो मैं टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, आपने अगर दो चीज़ों को देखा होगा तो आपको समझ में आएगा मेरी बात। यदि नहीं देखा होगा तो शायद ना समझ में आए। अगर आपने नहर जो मानव निर्मित है, नहर और नदी को देखा होगा तो आपको एक चीज अंतर आपको देखने को मिला होगा कि जो नहर है वो कुछ इस तरह की आकृति है। जो नहर होती है एकदम पूरे ऐसा सीधा इस तरह से आपको बहती है, जबकि अगर उसके तुलना अगर आप नदी को देखो तो नदी जो होती है इस तरीके से ऐसा 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 कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से जो नहर है कुछ इस तरीके से कुछ बहता है। अगर आपने देखा होगा तो क्या आपके दिमाग में कभी आया कि जो नहर है ये एकदम सीधा ऐसा बहता है, जबकि जो नदियां ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जिगजैग के रूप में क्यों बहती हैं? अब आप कह सकते हो कि जो नदियां हैं, ये जो नहर है ये मानव निर्मित, हम मानव इसको खुदाई करके, आज समय तो तकनीक है, हम जब जितने चाहे उतने नहर को हम बना सकते हैं, तो इसलिए सीधा है। और जो कि प्रकृति ने बनाया तो टेढ़ा बना दिया। तो आखिर ये जो जितनी भी नदियां टेढ़ी क्यों होती है, यानी सीधी क्यों नहीं बहती? कहीं पर यहाँ पर मुड़ी है तो कहीं पर वहां पर मुड़ी है, कहीं पर इधर मुड़ी है तो कहीं पर उधर मुड़ी है, ऐसा क्यों है? तो इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। ये उतना इम्पोर्टेंट है, बस कारण जानिए। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है ये घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस वजह से सूरज हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। जब हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व, तो ये बहुत तेजी से घूमती है। ये 1 घंटे में हजारों किलोमीटर की स्पीड से घूमती है, बहुत तेज से घूमती है। तो इसके घूमने के कारण क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है। और जब पृथ्वी जब अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे जब घूमती है ना, तो इसके घूमने की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपने स्थान पर रखकर जब घूमे पश्चिम से पूर्व, तो इसके घूमने की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। और इस घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम अभिकेंद्री बल कहते हैं, या आप कोरियालिस बल कह सकते हो। ठीक है, एक बल उत्पन्न जिसको अभिकेंद्री या कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण दो प्रभाव होते हैं। पहला, इस बल के प्रभाव के कारण क्या होता है, जो पृथ्वी होती है, वो पृथ्वी जो होती है वो ध्रुवों पर यानी ऊपर नीचे चपटी होती है, प्लस बीच में उभरी होती है। इसके साथ ही साथ पृथ्वी पर जितनी भी नदियां होती है वो टेढ़ी होती है। कहने का मतलब यह है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो कैसा तो प्रभाव होंगे। एक होगा कि एक हिस्से में दिन ही दिन होगा, एक हिस्से में रात ही रात होगा, एक हिस्सा ऐसा होगा तो गर्मी से लोग मर जाएंगे, एक हिस्सा होगा ठंड के मारे लोग मर जाएंगे। वो तो होगा। यदि पृथ्वी नहीं घूमती तो ऐसा होता। लेकिन ये पृथ्वी पर ये जो नदियां होती ना, एक टेढ़ी नहीं, जैसे मान लीजिए हिमालय से कोई एक नई नदी निकल रही है, अगर पृथ्वी ना घूमे तो ये एकदम सीधा या नदी होगी, एकदम सीधा कुछ ऐसा नदी जाएगी, ये टेढ़ी ही नहीं होगी, सीधा एकदम जाएगी। लेकिन जो कि ये नदियां जो है प्राकृतिक है, इसके साथ ही साथ प्राकृतिक है, इसके साथ जो पृथ्वी घूमती है, तो इसके घूमने के कारण जो अभिकेंद्री या कोरियालिस बल होता है, उसके बल की वजह से, उसके प्रभाव की वजह से जो पृथ्वी पर जितनी नदियां होती है वो टेढ़ी बहती हैं, सीधी कभी नहीं बहती हैं। अगर ये बल नहीं होता तो पृथ्वी पर जितनी नदियां होती आपको सीधी देखने को मिलती, एक सीधी रेखा में बहती। कहीं पर मुड़ी है तो कहीं पर नहीं मुड़ी है, कहीं पर ऐसा नहीं दिखता। तो पृथ्वी पर जितनी भी नदियां आपको मुड़ी हुई क्यों दिखती हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़ा क्यों दिखती हैं, उसका एक ही कारण पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी के घूमने की वजह से अभिकेंद्रीय बल, या जिसको आप कोरियालिस बल कर सकते हैं, उत्पन्न होता है। इसी की वजह से पृथ्वी जो है ये टेढ़ी है। पृथ्वी नहीं, ये जो है आपकी नदियां आपको टेढ़ी दिखती हैं, टेढ़ी है इसलिए दिखती हैं, इसलिए टेढ़ी है। ठीक है, ठीक। अब 2-3 चीज, अब जो हम उत्तर भारत का मैदान पढ़े तो उत्तर भारत के मैदान में हम नदी के बारे में अगला जो आपको चैप्टर है, अभी दूसरे चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं, अगला चैप्टर अभी आया नहीं है। अगला जो चैप्टर है जिसमें जल तंत्र को पढ़ने में, या अगला जो चैप्टर है जिसमें जल तंत्र आपका कुछ ऐसा चैप्टर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उस चैप्टर के बारे में आपको नदियों के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। तो विस्तार में उस चैप्टर में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि नदियों का जन्म कैसा होता है, नदियों का कर्म कैसा होता है, नदियों के
अंत होता है कि नहीं होता है। नदियों के जितने भी प्रकार है या जल के जितने भी स्रोत है, जैसे नदी है, झील हो गया, झरना हो गया, तालाब हो गया, वितरिका हो गया, जल के जितने भी स्रोत हैं उन सभी स्रोतों के बारे में क्या हम पढ़ेंगे, लेकिन ये अगले चैप्टर में। इसके चैप्टर में क्या आपको पर्वतों के बारे में जान लिया, अब मैदानों के बारे में, जिसमें हम उत्तरी भारत के मैदान के बारे में जानते हैं। तो ठीक है, तो उत्तरी भारत का मैदान क्या है, कैसे इसका जन्म हुआ, इसका कैसे निर्माण हुआ, आपने ये चीजें जान लिया। अब इस उत्तरी भारत का जो मैदान है, जो समतल भूमि है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदानी क्षेत्र लिख दूं, मैदानी क्षेत्र। अब पंजाब का जो मैदान, अभी ऐसा होता है हमने पंजाब का मैदानी क्षेत्र क्यों लिखा। देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि जब देश आजाद हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान को दिया गया था, आधा पंजाब भारत को दिया गया था, और जो बंगाल था, आधा बंगाल पाकिस्तान को मिला, आधा बंगाल हमें मिला। उस समय जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय पंजाब और बंगाल ये 2 राज्य जो होते थे बहुत बड़े राज्य होते थे। आज तो मैप में देखो अपने भारत का मैप, अगर आज वर्तमान समय भारत का अगर देखो तो आपको जो मैप में जो है आप पंजाब आपको बहुत छोटा दिखने को मिला कि आज तो अगर वर्तमान समय अगर आप मैप देखो तो आपको मैप में क्या पंजाब बहुत छोटा दिखने को मिलता है, बिहार से भी छोटा है, आपको छोटा दिखने को मिलता है। लेकिन जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय पंजाब भारत का बहुत बड़ा एक राज्य था, पहले की दूसरे नंबर था लेकिन बड़ा था। उसमें बहुत बड़ा पंजाब एक राज्य होता था, एक प्रांत होता था। तो उस समय पंजाब इतना बड़ा था कि पाकिस्तान का जो सिंध वाला क्षेत्र है, यानी जो नीचे का ये वाला जो क्षेत्र है, इसको छोड़कर पूरा पाकिस्तान आ जाता था। यानी आपका जो बलूचिस्तान का नीचे बलूचिस्तान और सिंध का क्षेत्र छोड़कर लगभग पूरा पाकिस्तान का इलाका आ जाता था। वर्तमान का आपका हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये सभी क्षेत्र क्या पंजाब में ही आते थे, इतना बड़ा पंजाब उस समय होता था। तो पंजाब का मैदान का मतलब है कि भारत का जो ये पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, अब पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लगभग पंजाब का मैदान के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। शायद इसमें कश्मीर भी आता होगा, कश्मीर जाते वहाँ पर्वत स्टार्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होता था हमारा, इसको हम पंजाब के मैदान के नाम से जानते थे। और उस समय पंजाब जो कि इतना बड़ा था, इसलिए भूगोल में इसका नाम पंजाब का मैदानी क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। तो उस समय पंजाब जो कि बहुत बड़ा होता था, आज की जो हमारे राज्य है इन राज्यों में से भी बड़ा होता था। जैसे राजस्थान देखो, आज भारत में सबसे बड़ा राज्य है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान से भी बड़ा ये था, इतना बड़ा हमारा पंजाब था, ठीक है। तो ये वाला जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, और जो कि मैदानी क्षेत्र में फैला था, वहाँ जो जमीन थी समतल भूमि थी, तो उसको पंजाब का मैदानी क्षेत्र कहते थे। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्यों हम इसके बारे में पढ़ें? क्योंकि ये जो पंजाब का मैदानी क्षेत्र है, बहुत बड़ा एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, तो और हमारे पास भी हिस्सा है। तो पढ़ते हैं भूगोल में इसके बारे में। देखिए, ये जो पंजाब का जो मैदानी क्षेत्र है, इसका जो निर्माण है सिंधु नदी एवं इसके सहायक नदियों ने किया है। देखो सिंधु नदी पंजाब के मैदानी क्षेत्र का निर्माण में लिख दूं, निर्माण सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों ने किया है, ठीक है, ठीक है। आप इसको जरा एक बार चेक कर लीजिए, एक सेकंड जरूर जाइएगा आप। इसको तो नदियों ने किया है, अब इसको जरा नदियों का चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
तो पंजाब का जो मैदानी जो क्षेत्र का जो निर्माण है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों ने किया है। जैसे मैंने बताया कि ये पर्वतीय क्षेत्र से नदियों का उत्पत्ति हुआ, अपने साथ बहुत सारे गार, बहुत सारे मलबा, बहुत सारे क्या चीजों को घर्षण के माध्यम से अपर्दन किया और अपर्दन करके इन घाटियों में लाकर हजारों साल तक भरा और एक क्या समतल मैदान का इन्होंने निर्माण किया। ठीक है, तो हमारा जो राजस्थान है आपका राजस्थान का क्षेत्र हो गया, फिर पंजाब होगा, हरियाणा हो गया, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये जो आपको जो समतल मैदान दिखता था ना, जब इन नदियों का उत्पत्ति नहीं हुआ था तो यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे थे कि आप सोच नहीं सकते। तो उस समय समझो कि हमारा भारत कैसा था। तो भारत ऐसा था कि यहाँ पर ऊंचे 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 आपको पर्वत दिखने को मिलेंगे। साउथ इंडिया में जाओ तो वहाँ पर जमीन ऊपर नीचे कहीं उठी हुए तो कहीं धसे हुए। और इस वाले क्षेत्र में आ जाओ, राजस्थान वाले क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, आपका इस क्षेत्र में आ जाओ, असम वाले क्षेत्र में, तो एकदम खाई दिखती थी एकदम, जैसे कहते हैं ना ऊपर कुआं, आगे कुआं नीचे खाई। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई, इस तरह की चीजें थी। तो ऐसा था कि आप भारत उस समय मैप ऐसा था, भौगोलिक अगर नक्शा देखो तो यहाँ का जो उत्तर वाला जो ऊपर वाला एकदम क्षेत्र था वहाँ पे एकदम ऊंची ऊंची संरचना थी। इस वाले में कहीं जमीन उठी हुए थे, कहीं धसी हुए, और इस वाले क्षेत्र में क्या एकदम खाई थी, कुछ था ही नहीं, एकदम गहरी खाई थी। ऐसा नहीं कि 10-20 मीटर खाई थी, गहरी गहरी खाई थी, खूब गहरी खाई थी। इनका अनुमान नहीं लगा सकते कितनी गहरी खाई थी, लेकिन एकदम खूब गहरी यहाँ पर खाइयाँ थी, और इन खाइयों को भरने का नदियों ने किया था। तो वैसे पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है, फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र पर यहाँ भी खाइयाँ थी। तो इन खाइयों को भरने का जो श्रेय है ये किसको जाता है? ये जो है सिंधु नदी, जो कि सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है, और इसकी जो सहायक नदी है, इन सहायक नदियों को जाता है। अब सवाल होता है ये सहायक नदियाँ क्या होती हैं? ये अगले चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं इस चैप्टर में बता दूं सहायक नदियाँ क्या होती हैं। देखिए, जो सहायक नदियाँ होती हैं ये कुछ छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदियों के साथ जाके मिलती हैं। जैसे मान लीजिए, आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका सिंधु नदी है, तो कुछ जो सहायक नदी होती है, कुछ छोटी छोटी नदियाँ जो निकलती हैं और ये क्या होती हैं, बड़ी नदी के साथ मिलकर उसके साथ बहती हैं। तो जो सहायक नदियाँ हैं आपकी सिंधु एक बहुत बड़ी नदी है, और कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जैसे कि रावी है, चेनाब है, झेलम है, ऐसी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो इस नदियों के साथ मिलकर बहती हैं। यानी हर छोटी नदी एक बड़ी नदी में मिलती है, और वो बड़ी नदी एक समय बाद जाकर समुद्र में मिलती है। ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो ऐसे तो ये सहायक नदियां हैं। तो पंजाब का मैदानी क्षेत्र यानी पाकिस्तान वाला क्षेत्र, भारत का जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इस क्षेत्रों का जो निर्माण है, इन क्षेत्रों का जो निर्माण है मुख्य रूप से इसका जो निर्माण है ये पंजाब, इन क्षेत्रों का निर्माण सिंधु और इसकी सहायक नदियों ने किया। तो सहायक नदियां इनकी कौन कौन सी है ये अगले चैप्टर का आपका विषय है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा दूं ताकि अगले चैप्टर में आपको आसान रहे। तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, मैं लिख दूं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। देखिए, इसको कुछ लोग सतलज कहते हैं तो कुछ लोग सतलुज। मैंने यहाँ पर जो सतलुज इस वजह से लिखा क्योंकि एनसीईआरटी में सतलुज दिया है, सतलुज एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने सतलुज लिखा, सतलज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। ठीक है, ये जो है तो आपका झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और जो पांचवा आपका नदी हो गया वो हो गया ब्यास, ब्यास। ठीक है, तो 5 नदी यानी झेलम, चेनाब, रावी और जो है, मैं इसको आगे पीछे क्रम से कर दूं, 1 मिनट, ब्यास और सतलुज। इसको सतलज भी बहुत से लोग बोलते हैं, तो एनसीईआरटी में सतलुज दिया था, इसलिए मैंने
सतलुज ही लिखा, ठीक है। तो ये जो है सिंधु की ये जो है 5 सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी में जाके मिलती हैं। और एक और नदी है काबुल नदी, यानी अफगानिस्तान की काबुल नदी जो पाकिस्तान में मिलती है। और ये जो नदियां हैं, ये जो 4 नदियां हैं, ये जो 5 नदियां हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नदियां भारत से निकलती हैं। ये जो 5 नदियां हैं, ये 5 नदियां जो हैं ये भी कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं, ठीक है। ये जो है 5 नदियां जो है आपका सिंधु की सहायक नदी मानी जाती है। तो ये जो 5 नदियां और ये सिंधु नदी, इन नदियों ने मिलकर इस वाले भारत का, इस वाले मैदानी क्षेत्रों का इन्होंने निर्माण किया। इनका श्रेय इन्हीं नदियों को, इस सिंधु नदी को और इनके सहायक नदियों को जाता है। तो आप जो है चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप जो है ले सकते हैं। ये आपके लिए पेपर के दृष्टिकोण से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। और मैं उम्मीद करूंगा जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली शाम जो है 6 बजे कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए, डेली शाम 6 बजे कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए, चाहे आप इतिहास पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, अर्थशास्त्र पढ़ते हो या नागरिक शास्त्र पढ़ते हो, चारों विषयों का समग्र अध्ययन निःशुल्क पीडीएफ के साथ कराई जाती है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं बहुत सारे, मैं अभी हैंड रिटेन जो है मैं नोट्स जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैं इस तरह से कुछ हैंड रिटेन नोट्स में लिखवाता रहता हूँ। जैसे उत्तरी भारत का मैदान, फिर इसका क्षेत्रफल, चौड़ाई मैंने लिखवा दिया, ठीक है। और कुछ इस तरह की चीजें लिखवा दी। इस तरह के मैं हैंड रिटेन नोट्स भी आपको देते रहता हूँ अपने क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। यदि चीज़ें ना समझ आए तो लाइव में शाम 6 बजे क्लास लेता हूँ, आप लाइव चैट में कमेंट करके पूछिए। और जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते रहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, उनके लिए सलाह है कि वो भी क्या रिकॉर्डेड वीडियो में कोई कमेंट पूछे। यदि उनका कोई सवाल है, डाउट है तो पूछें। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं टाइमिंग को लेकर, हैंड राइटिंग को लेकर, मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है या स्लो है, या मैं बहुत तेज़ पढ़ाते पढ़ाते चला जाता हूँ, या मैं एक ही बात को बहुत बार बोलता हूँ, कुछ भी ऐसा कोई समस्या है अगर मुझसे आपको लेकर, तो आप कमेंट करके बताइएगा लाइव चैट में। तो लाइव चैट में आप बताएं। और आपने वीडियो देखने के लिए जो आपने कीमती अपना समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। और आपका जो पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में इतना ही। अगले पार्ट में, अगले क्लास में जो उत्तर भारत के दूसरे और तीसरे जो उप विभाजन, मैंने कहा ना कि उत्तरी भारत के मैदान को 3 उपवर्गों में विभाजित करते हैं, तो दूसरे और तीसरे को पढ़ेंगे। दूसरे तीसरे में जिसमें गंगा का मैदान और तीसरे में ब्रह्मपुत्र का मैदान आपका होगा। इन सब के बारे में जानेंगे, इनकी निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे, इनकी सहायक नदियों के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि चीज़ें समझ में आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता दिएगा। और आपने जो अपना समय दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बात कि आप इस चीज़ को लिखते हुए चलिएगा, हैंड रिटेन नोट्स आपके लिए काम का आएगा पेपर के लिए। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी किताब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं और कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए तो अपने सेशन को समाप्त करते हैं, फिर कल के वीडियो में शाम 6 बजे लाइव क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।